हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी स्काई। दोस्तों, हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित का चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, इसका प्रश्नावली 1D को सॉल्व कर रहे थे। और ये हमारी 10वीं वीडियो लेक्चर होगी जिसमें हम प्रश्नावली 1D के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 9 वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, प्रश्नावली 1D का पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सॉल्व कर लिया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। तो आज हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। अब वही सेम प्रोसेस आपको बताना है जो मैंने उस वीडियो लेक्चर में बताया था। अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा। यदि हर अगर इसके रूप का हो, जो यहाँ पर दिया गया है 2n × 5m के रूप का हो, तो वह दशमलव संख्या जो होती है या फिर वह परिमेय संख्या शांत दशमलव के रूप में निरूपित की जा सकती है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए, तीसरे का पहला जो है आपका 1/20, इसको क्या यह शांत दशमलव के रूप में निरूपित की जा सकती है। इसके करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 20 का गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि यह 2n × 5m के रूप का है या नहीं है। तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए, जब 20 का हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 5, 5 दूना 10 दूना 20। यानी आप देख रहे होंगे कि ये 2 × 5, इसकी पावर आप 1 भी लिख सकते हैं। तो 2n × 5m के रूप का है और इसीलिए हम इसको शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ आपको लिख देना है, चूंकि 2 × 5 अब आपको लिखना है क्योंकि अगर किसी ने पूछ लिया कि आपको कैसे पता चला कि इसको शांत दशमलव के रूप में निरूपित की जा सकती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है चूंकि इसके हर का भाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों यहाँ पर मैं देखिए, मैंने लिख लिया है कि चूंकि इस परिमेय संख्या के हर का भाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप का है। जिसने पिछला वीडियो लेक्चर देखा होगा, मैंने बताया है कि इसके रूप का होगा तो वह कैसे शांत होगा। वहाँ पर मैंने कई सारे एग्जाम्पल लिए थे और पहले क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से सॉल्व किए थे। ठीक, तो उसके जरूर से देख लेना आप लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसलिए इसे शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। आप चाहे तो भाग लगा करके भी देख सकते हैं, आपका जो दशमलव आएगा वो शांत होगा। शांत का क्या मतलब होता है आप सब लोग जानते होंगे, मैंने शुरू में ही पढ़ा रखा है, इसीलिए मैंने सबसे पहले यही सब पढ़ाए थे। उसके बाद प्रश्नावली 1 ये स्टार्ट किया था। ठीक, तो अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा देखिए दिया है 1/27। अब पूछा है कि बताइए क्या यह शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 27 दिया है इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 27 का अभाज्य गुणनखंड होता है 3 × 3 3 का 9 3 27। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/3 अब आप लोग देख करके ही बता सकते हैं कि इसका जो हर का भाज्य गुणनखंड है, न तो इसमें 2 है न तो 5 है, यानी यह 2n × 5m के रूप का नहीं है। कम से कम 2 तो होना चाहिए, अगर 5 नहीं है तो। अगर 2 भी नहीं है तो कम से कम 5 होना चाहिए, या फिर अगर है तो 2 और 5 दोनों एक साथ होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाँ, 2 का वर्ग हो सकता है, घन हो सकता है, 5 का भी वर्ग घन हो सकता है, लेकिन इन दोनों के अलावा और कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए, तभी वह शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। तो इसका भी जो हमारा वो आएगा ये अशांत होगा। अब ये अशांत आवर्ती होगा कि अनावर्ती होगा, इससे हमें नहीं मतलब है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में केवल शांत पूछा है। ठीक, तो आप लोग केवल अशांत भी लिख सकते हैं, नहीं आप चाहे तो आप पता भी कर सकते हैं कि अशांत आवर्ती होगा कि अनावर्ती होगा। राइट, वैसे तो अशांत आवर्ती ही होगा क्योंकि दे रखा है परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या हमेशा अशांत आवर्ती ही होती है, अनावर्ती नहीं होती है। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप चाहें तो इसका रीजन भी लिख सकते हैं कि चूंकि इस परिमेय संख्या के हर का भाज्य गुणनखंड इसके रूप का नहीं है, इसलिए यह एक शांत अशांत आवर्ती दशमलव है, या फिर इसलिए इसे अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। राइट,
आप चाहे तो लिख सकते हैं, आप लिख लीजिएगा अगर आपकी मर्जी हो तो। अब देखिए तीसरे की ओर बढ़ते हैं, तो 3/5 दिया हुआ है। देखिए हर में 5 है, तो इसको हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं कि 5 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, इंटू 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। 2 की पावर 0, केवल 2 ही नहीं, ऐसी कोई भी संख्या हो, 1 की पावर 0 लगा दें, 3 की पावर 0, अगर 5 की पावर 0 लगा दें, सबका मान 1 होता है। अगर कोई भी संख्या हो उसके पावर 0 लगा है, उसकी जो घात है वो 0 है, तो उसका मान 1 होता है। तो इसका भी मान 1 हो गया। जब गुणा भाग करेंगे तो लास्ट में 3/5 ही आएगा। तो एक कैसा दशमलव होगा? शांत दशमलव होगा। शांत कैसे होगा भैया? क्योंकि देख लो, इसकी हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2n × 5m के रूप का है, इसलिए इसे शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। राइट, आप चाहे तो रीजन भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और कैसे है मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि नीचे 5 है। देखिए किसी भी संख्या में अगर 2 नहीं है ना, तो कम से कम 5 होनी चाहिए, 5 नहीं है तो कम से कम 2 होना चाहिए। इसके अलावा अगर अन्य कोई भी संख्या हो, 3 हो, 4 हो, तब वह संख्या शांत नहीं होती। अगर मैं यहीं पर 3 का या 4 का या 6 का किसी भी अन्य संख्या का मल्टीप्लाई कर देता, तब यह अशांत आवर्ती हो जाती। ठीक, लेकिन यह अभी शांत है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो पहला आपका शांत था, एक तीसरा शांत निकला। अब देखते हैं चौथा भी शांत निकलता है या अशांत। तो चौथा है आपका 1/15 दे रखा है ना। पहले 15 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड करिए, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। 15 का हो जाएगा 3 × 5। हाँ, यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब देखिए 5 की जगह 2 की जगह पर यहाँ 2 होना चाहिए था ना, 3 आ गया। 5 × 15, 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5। अगर यहीं पर 2 होता, 3 की जगह 2 होता, तब तो यह शांत हो जाता। वैसे भले ही यहाँ पर 5 है, भले ही यहाँ पर 5 है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि 5 में गुणा किसी और संख्या का हो रहा है, सिवाय 2 के। 2 के अलावा अगर किसी और संख्या से गुणा हो रहा है, तब वह 2n × 5m के रूप का नहीं होगा। इसलिए यह एक संख्या अशांत आवर्ती होगी। अशांत आवर्ती, क्योंकि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अशांत आवर्ती हो सकती है या फिर शांत होती है। राइट, तो यह क्यों अशांत आवर्ती होगी? क्योंकि आप लोग लिख सकते हैं कि इस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप का नहीं है, इसलिए इसे अशांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। राइट, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए चौथा क्वेश्चन आपको क्या बोला है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं सब डॉक्टर मनोहर की बुक से स्टडी कर रहे हैं। तो चौथे क्वेश्चन में बोला है कि √3 - 5 और √5 + 3 के गुणनफल की प्रकृति बताइए। अच्छा, प्रकृति का क्या मतलब है? मतलब इन दोनों का आप लोग गुणा करिए, उसके बाद बताइए कि क्या यह परिमेय है या अपरिमेय है। अभी तो ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। √3 - 5 कर दो, √5 + 3 कर दो, कुछ भी कर दो। देखो अपरिमेय में जब आप अपरिमेय जोड़ो चाहे परिमेय जोड़ो, मैंने आपको बताया था किसी वीडियो लेक्चर में कि अपरिमेय संख्या में चाहे परिमेय से या अपरिमेय से किसी भी संख्या से आप लोग गुणा करिए, वो हमेशा अपरिमेय ही रहेगा। राइट, कभी कभी हो जाता है कि परिमेय निकल जाता है, लेकिन हमेशा अपरिमेय ही रहता है। परिमेय कैसे निकलता है ना, कभी कभी परिमेय हो जाता है। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से बता देता हूँ। जैसे एक √3 है, अगर मैं बोल दूं कि इसे किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, वो तो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया √3 से ही, तो आप सभी जानते हो कि ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, लेकिन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा। 3 कैसे आएगा, मैंने एक वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। किसी न किसी वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया होगा कि 3। देखिए करणी का क्या मतलब होता है? करणी का मतलब होता है 3 की पावर 1/2। समझ गए आप लोग? करणी का मतलब 3 की पावर 1/2। और करणी का स्क्वायर जब आप लोग करोगे, यानी √3 का जब आप लोग स्क्वायर करते हो तो इधर भी स्क्वायर होगा, तभी तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इधर स्क्वायर होगा। तो मैंने आपको एक और फार्मूला बताया था कि a की पावर n की पावर अगर m कर दिया जाए तो इसका मान होता है a की पावर n × m। तो वही चीज़ 3 की पावर 1/2 × 2। अब देखिए 1/2 को जगह हम जूम करके यहाँ पर गुणा करते हैं, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा।
तो यहाँ बचेगा 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 का मतलब ये होता है 3, राइट। ये मैंने किसी वीडियो लेक्चर में आपको बताया है, इसी प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि परिमेय संख्या में यदि आप परिमेय से या अपरिमेय से कभी किसी भी संख्या से गुणा करिए तो कभी वह परिमेय या कभी अपरिमेय भी मिल जाता है, राइट। तो सबसे पहले हम चौथे का क्या करेंगे, दोनों का गुणनफल करेंगे। तो दोनों का गुणनफल करने पर, हल यहाँ लिखिए और लिखिए दोनों का गुणनफल करने पर। अच्छा, अब यहाँ पर एक आप लोग हमको बात बताइए कि क्या यहाँ पर मैं रफ कॉपी में कर देता हूँ कि ये जो दिया है आपको √5 प्लस √3, देखिए दोनों प्लस में ही है। जब यहाँ पर दोनों प्लस में ही हैं तो क्या हम इसको √3 प्लस √5 नहीं लिख सकते हैं? दोनों प्लस में ही है, चाहे 4 + 5 लिखो, चाहे 5 + 4 लिखो। मैंने आपको बताया था क्रम विनिमय नियम या ऐसा कोई नियम है जो साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम सभी मैंने आपको बता रखा है, आप जा करके देख सकते हैं। तो इसी प्रकार √5 + 3 करो या फिर √3 + 5 करो, बात सेम ही है, आंसर आपका सेम आएगा अगर आप इन अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो यही चीज़ मैं यहाँ करने वाला हूँ। क्यों करूँगा मैं वो भी आपको बताता हूँ। तो गुणा करना है यहाँ पर, फिर लिखना है √3 + √5। देखिए इसी चीज़ को आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं क्योंकि दोनों धनात्मक संख्याएं हैं। ऋणात्मक होती तब भी कोई बात नहीं होता, जिसके सामने माइनस साइन लगा है उसके सामने माइनस साइन लगा देना, राइट। तो यहाँ से जब आप लोग गुणा करोगे तो क्या आएगा पता है? देखिए एक फार्मूला यहाँ से बन रहा है, एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि a - b इंटू में था a + b, ये किसके बराबर होता था? a² - b²। यह फार्मूला आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, 9th या कहीं पर ज़रूर पढ़ा होगा। तो इसी फार्मूले का हम यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो सबसे पहले देखिए a, इसको a मान लीजिए, इसको b, ये भी a, ये भी b, तो a - b हो गया, a + b हो गया। तो जब हम इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस b हमारा क्या था? 5 था, तो √5 का कर देंगे स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा इस सूत्र का प्रयोग करने पर, नहीं तो आपका टीचर हो सकता हो किसी को समझ में ना आए कि आपने किस चीज़ का यहाँ पर प्रयोग कर दिया, किस फार्मूले का प्रयोग करने पर। तो अब आप लोग बताइए कि √3 का स्क्वायर और -√5 का स्क्वायर कितना होगा? मैंने आपको पहले बताया है किसी भी अपरिमेय संख्या का जब आप लोग वर्ग करते हो तो वह 3 आता है, करणी हट जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि √3 का जब आप लोग स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 आता है। कैसे आता है वो सब मैंने यहाँ पर बता रखा है, ठीक। उसी प्रकार √5 का जब आप स्क्वायर करोगे तब 5 आएगा, यानी इसका मान होगा 3 और इसका मान होगा 5। अब देखिए 3 - 5 लिखा है, 3 - 5 है। जब 3 में से आप -5 करोगे तो कितना आएगा पता है? -2 आएगा। -2 कैसे आएगा? मैंने संख्या रेखा पर भी वीडियो लेक्चर बना रखा है। अगर आपको संख्या रेखा नहीं समझ में आया होगा या आपने नहीं देखा होगा तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि -3 में से जब 5 को घटाते हैं तो -2 कैसे आता है। तो प्लीज़ वो वीडियो आप लोग जा करके देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है या फिर आप प्ले लिस्ट पर जा करके भी देख सकते हैं। क्लास 9th में शायद मैंने बता रखा है, राइट। तो 3 - 5 बराबर -2। अब आप लोग देख सकते हो और क्या बता सकते हो कि -2 क्या है? जब दो अपरिमेय संख्याओं का हमने गुणा कर दिया तो हमारा एक परिमेय संख्या निकल के आ गया। तो अब आप लोग इसकी प्रकृति बता सकते हो। प्रकृति का मतलब यही पूछा था कि बताइए क्या यह परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। प्रकृति का मतलब नेचर, जैसे बोलते हैं ना कि ये बहुत गुस्से वाला इंसान है, तो उसका वो नेचर है, उसकी प्रकृति है। उसकी प्रकृति कैसी है? बहुत गुस्से वाली है। और कुछ लोग होते हैं जो हमेशा हंसते वसते रहते हैं या हमेशा शरारतें करते रहते हैं, तो उसकी प्रकृति कैसी है? शरारत करने की। तो यहाँ पर इसकी प्रकृति होगी परिमेय। देखिए √, परिमेय संख्या, हाँ √2 क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। और -2 या फिर +2 आप बोल दो, हमेशा परिमेय रहेगी, क्योंकि -2 क्या है? एक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक, और ऋणात्मक पूर्णांक हमेशा परिमेय होती है, राइट। ऋणात्मक ही नहीं, धनात्मक और शून्य भी
हमेशा परिमेय ही होती है। तो इसकी प्रकृति हो जाएगी परिमेय संख्या। अब चलिए अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए 5वें क्वेश्चन में आपकी क्या बोला है कि 2√45 प्लस 3√20/3√5 इसका सरलीकरण कीजिए, यानी इसको सरल कीजिए, काट पीट करके जैसे करना है वैसे करिए, लेकिन उसके बाद बताइए कि जो प्राप्त होता है वह अपरिमेय प्राप्त होगा या परिमेय प्राप्त होगा। यानी यहाँ पर इसकी भी नेचर पूछी हुई है, इसकी भी प्रकृति पूछी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। हल में आप लोग लिखेंगे, तो देखिए रफ कॉपी मेरा कहाँ गया। अब देखिए 45, अगर हम किसी भी संख्या का 45 का क्या मतलब है आप लोग समझ सकते हैं कि इसका होता है वर्गमूल। 45 का वर्गमूल कितना होगा। वैसे तो यह एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 45 परिमेय है। 45 का जो वर्गमूल आएगा, वर्ग नहीं वर्गमूल, वह अपरिमेय होगा, इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले मैंने आपको ये भी बता रखा है कि वर्गमूल और वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। उस लिंक का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले 45 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 गुणे 3 इंटू 3, 3 3 के 9 इंटू 5, 5 9 45। तो देखिए इस 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है और 5 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है। तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि जिसका जोड़ा बन गया है उसको पहले लिखिए और फिर इंटू में लगाइए, गुणा करिए। फिर जिसका जोड़ा नहीं बन पाया, चूंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो वर्गमूल में जोड़ा बनाते हैं और घनमूल में 3 3 का पेयर बनाते हैं, 3 3 का जोड़ा। यहाँ पर 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो 5 का हमारा जोड़ा नहीं बन पाया, तो 5 को हम अंडर रूट के अंदर लिख देंगे, यानी 3√5 हो जाएगा। यानी 45 की वैल्यू जो होगी वो 3√5 होगी। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। पहले वर्ग और वर्गमूल वाली वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक, प्लेलिस्ट में शायद मिल जाए आपको। तो 45 को हम लिख सकते हैं, पहले तो 2 है, 2 का गुणा है √45, तो 2 इंटू √45 की वैल्यू थी 3, फिर इंटू लगा है √5। देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पर गुणे का साइन है, इसका मतलब गुणा होता है, राइट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि √45 बराबर 3√5, इतना आपको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता हो किसी को ना पता चले आपने कैसे यहाँ ला दिया। इसी प्रकार √20 को भी, 1 मिनट, √20 को हम यदि कनड़ी से बाहर निकालें तो 20 का जो गुणनखंड होता है वो होता है 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 4, 5 6 20। तो यहाँ पर भी जोड़ा 2 का बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है। तो 2 को पहले लिखेंगे और 5 का जिसका जोड़ा नहीं बन पाया उसको कनड़ी के अंदर लिख देंगे। तो √20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू √5। तो यही चीज़ हम यहाँ लिखने वाले हैं। 3 तो था ऐसे ही रहेगा, इंटू करेंगे 2 इंटू √5। यहाँ पर भी हम लिख देंगे चूंकि √20 बराबर है 2√5 के, ठीक। अभी इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे और बोलेगा कि मिश्र करणी को सरल करणी में बनाइए, वो शायद अगली प्रश्नावली में है, ठीक। तो नीचे तो कितना है, नीचे है 3√5, मेरे हिसाब से परिमेय ही आएगा क्योंकि √5 अभी कट जाएगा कामा वामा लेकर, लेकिन मैं आसान तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। उसके बाद अब देखिए 3 दूने 6 होते हैं, 6 √5 हो गया, प्लस करेंगे 3 दूने 6, 6 √5 अपान 3√5। अब देखिए यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ किसका, √5 का। कॉमन का मतलब होता है दोनों में √ यदि 5 है तो आप इन दोनों में से √5 को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक। तो इन सबको जब हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा गुणे में, इन दोनों में तो भाग होगा लेकिन कोष्टक के बाहर गुणा होगा। यहाँ पर गुणा आ गया, अब यहाँ से √5 का भाग चला गया तो √5 बटे √5 तो 1 आएगा। तो आप 6 गुणे 1 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 6 ही लिखिए क्योंकि 6 गुणे 1 का मान ही 6 होता है। तो √5 ऐसे समझिए कि यहाँ से √5 जो था वो बाहर चला गया, गुणे में आ गया, कोष्टक के बाहर आ गया। तो 6 + 6 हो गया यहाँ, ठीक। यहाँ का जो √5 था
उसको हमने निकाल करके एक जगह यहाँ पर लिख दिया और कोष्टक से इसको बंद कर दिया। इसका मतलब कि इसका कामा हमने ले लिया, कॉमन ले लिया, कॉमन। कॉमन मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ था। फिर बटे में जो 3 इंटू √5, ये तीनों ऐसे ही थे। अब देखिए इस √5 से √5 कट जाएगा एक बार में, एक बार में। आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं कि एक बार में कट जाएगा। √5 बटे √5 ये दोनों कट जाएगा और ऊपर बचा 6 + 6 और नीचे 3, और 6 और 6 का मान होता है 12 और नीचे 3। अब 3 से इसको भी काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 का जब हम 3 से भाग देंगे 12 में तो 4 आंसर आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो आंसर आ रहा है 4 आ रहा है, और 4 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो आप लोग लिखेंगे कि 4, आंसर 4 आएगा आपका, ठीक, एक परिमेय संख्या। चूंकि हमको क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए प्राप्त हुई संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, तो यहाँ पर जो प्राप्त हुई संख्या है वह परिमेय है। तो ये हो जाता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों 6वें क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि बताइए कि √1029 बटे 147 परिमेय है या अपरिमेय है। अब ये कैसे पता चलेगा हमको, सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या करिए, इन दोनों का गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। तो 1029 और 147 इसका हम गुणनखंड यहीं पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर गुणनखंड करने का मैंने आपको तरीका भी बताया है, किस प्रकार से गुणनखंड करना है। 1029 ये 2 से तो नहीं कटेगा, 9 2 11 और 12 3 से कट जाएगा, क्योंकि 12 3 से डिविजिबल होता है। अब रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में भी हमने बताया है कि कौन सी संख्या कैसे कटेगी, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक। कौन सी संख्या किससे कटेगी, कैसे पता करें बिना भाग दिए। तो 3 से कटेगी, तो 3 3 9, एक उधर गया, 3 चौके 12, 3 3 9, 3 3 9, 3 चौके 12 2 से लगाया, 3 3 9 1 10। अब चाहे तो भाग भी दे सकते हैं अगर यहाँ से न समझ में आए तो। फिर भी मैं आपको समझाने की एक बार कोशिश करता हूँ। देखिए 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे कि जो आएगा वो 10 से कम आएगा या 10 के बराबर आएगा। तो हम सभी जानते हैं 3 बार पढ़ेंगे, तो 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, तो 10 में से 9 जाएगा। ये देखिए ये सब आपको माइंड में करना है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि ये अगर तरीका ना समझ में आए तो 1029 और बटे 3 करके भी आप भाग लगा करके भी देख सकते हैं। तो 3 बार ले जाएंगे तो 9, और 10 में से 9 जाएगा तो 1 शेष बचेगा, जो 1 बचेगा वो इसके बाहर आ जाएगा। बस ये आपको मन में करना है, विजुलाइज करना है, यानी आपके मन में केवल दिखना है कि जो 1 आया है शेष वो इधर आ गया, इधर आ जाएगा तो 12 के पहले आ जाएगा तो 12 हो जाएगा, 2 के पहले आएगा तो 12 हो जाएगा। तो 12 हम सभी जानते हैं कि 3 चौकी 12 होता है, 4 बार लेकर जाएंगे 12 12 खत्म, अब 9 बचा। अब 3 को 3 बार ले जाएंगे तो 9 बचता है, ठीक। बस इतना ही था। अब देखिए 4 3 7 3 10, ये तो नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा, 7 से जब हम काटेंगे तो 7 चौक 28, 7 4 बार जाएगा, 28 इधर हो गया, 7 चौक 28, और शेष कितना बचा आपका, 6 बचा, क्योंकि 28 और 6 आपका 34 होता है। तो 6 जो बचा है वो इधर आ जाएगा, 3 के इधर, तो 6 और 3 63 हो जाएगा, और 7 9 63 होता है, ठीक। तो फिर 7 बजाएगा तो कितना बचेगा, 7 7 49, फिर 7 बजाएगा 1, या फिर आप देखिए 343 7 का क्यूब होता है, 7 का घन होता है 343, ठीक। तो इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड कर दिए तो पहले इनका जोड़ा बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल है। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो 3 को हम डायरेक्ट यहाँ बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्गमूल है तो जोड़ा बनाएंगे। तो 7 का जोड़ा बन गया, तो इसको बराबर लिख सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग, क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे करणी का नियम आप लोगों ने शायद मैंने आपको नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा करणी के नियम के बारे में। या फिर आप क्लास 9th में पढ़े होंगे करणी के नियम की, जैसे A/B हो और अंडर रूट पूरे के लगा, पूरे के अंडर रूट लगा हो तो आप बराबर कर सकते हो, एक अंश का अलग से अंडर रूट लगा सकते हैं और हर का अलग से अंडर रूट लगा सकते हैं। यानी इस चीज़ को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, यदि A/B के पूरे
का पूरा अंडर रूट लगा हो तो इसको आप अंश का अलग अंडर रूट दे सकते हो और हर का अलग अंडर रूट दे सकते हो। एक करणी का नियम है। करणी का नियम आप लोगों ने शायद क्लास 9th में पढ़ा होगा, फिर भी नहीं मैं आपको इस क्लास में बता दूंगा। ठीक, ये प्रश्नावली जैसे ही खत्म होता है लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो इसको आप लिख सकते हो कि अंडर रूट 1029 अपान अंडर रूट 147। अब देखिए अंडर रूट 1029 का मान कितना होगा, यहाँ पर मैंने गुणनखंड किया। अगर आप अंडर रूट 1029 का मान पता करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। चूंकि अंडर रूट 1029 बराबर होगा, यहाँ पर मैंने 7 का जोड़ा बनाया था तो 7 को पहले यहाँ लिखिए और जिनका जोड़ा नहीं बन पाया उसको अंडर रूट करणी में गुणा करके लिख दीजिए। तो 7 त्रिक 21। एक बार फिर से 7 का जोड़ा बन गया तो यहाँ पर लिखा करणी से बाहर, फिर जिनका जोड़ा नहीं बना उनका गुणा करके यहाँ पर लिख दिया। तो 7 त्रिक 21। तो अंडर रूट 1029 बराबर 7 × 21। अब इसी प्रकार से 147 का भी गुणनखंड करके देख लेते हैं। मैं यहीं पर कर देता हूँ, यहाँ पर जगह है। तो देखिए 147, 7 4 11 और 1 12, ये भी 2 से कट 3 से कट जाएगा। तो 3 चौके 12 होता है, 2 उधर गया, 3 9 27 49 हो गया। फिर 7 बढ़ जाएगा तो 7 7 1, इसका भी जोड़ा बन गया 7। आप गुणनखंड कर, आपको गुणनखंड करना आता होगा आशा करता हूँ कि, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है। तो इसी प्रकार इसका भी मैंने गुणनखंड किया तो यहाँ पर भी 7 का जोड़ा बन रहा है। तो अंडर रूट लगाइए 147, इसके बाद बराबर लिखिए 7 का यहाँ पर भी जोड़ा बन रहा है तो 7 को यहाँ लिखिए और यहाँ पर केवल 3 बच रहा है जिसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है, तो अंडर रूट के अंदर 3 लगा सकते हैं। ठीक, अब आप लिखेंगे कि चूंकि अब अंडर रूट 1029 अपान अंडर रूट 147 बराबर कितना होगा, पूरे के अंडर रूट है, इसका मान तो होगा 7 इंटू अंडर रूट के अंदर 21, क्योंकि यहाँ से लिखी दिया हुआ है। इसके बाद इसका जो मान होगा, इसका मान यहाँ पर लिखिए 7 इंटू अंडर रूट 3। अब देखिए 7 से 7 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अंडर रूट 21 अपान अंडर रूट 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अंडर रूट 21 का भी मैंने गुणा किया 3 × 7, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 3 × 7 अपान अंडर रूट 3। अब देखिए करणी का नियम यदि आपने पढ़ा हो तो एक करणी का नियम और बोलता है, यदि अंडर रूट के अंदर a × b हो, इस प्रकार से लिखा हो, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट a × अंडर रूट b। यह करणी का नियम है। यदि पूरा में लगा हो करणी और यहाँ पर हम लोग किसी संख्या का गुणा कर रहे हो तो हम एक एक संख्या को एक एक करणी दे सकते हैं और बीच में गुणा लगा सकते हैं। तो वही चीज़ अब मैं यहाँ करूँगा, इसको कर देंगे अंडर रूट 3, फिर गुणा करेंगे अंडर रूट 7। एक करणी का नियम है, आप लोग जरूर से पढ़िएगा। तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 अपान में अंडर रूट 3। अब देखिए इसके बाद अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 भी कट जाएगा, यानी इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा अंडर रूट 7। और हम सभी जानते हैं कि जो अंडर रूट 7 आता है वो अपरिमेय संख्या है। तो इसका जो आंसर होगा, हमको यही पूछा था ना कि बताइए कि इसका मान परिमेय है या अपरिमेय है, तो इसका मान अपरिमेय होगा, क्योंकि अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 7वें क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए, यानी इसको दशमलव रूप में लिखना है। तो क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा है। पहले आप 8 से भाग लगाइए 3 में। देखिए जो ऊपर अंश में होता है वो भाज्य होता है और जो नीचे हर में होता है वो भाजक होता है। भाज्य, भाजक, भागफल आपने पढ़ा होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो जब एक बार 0 बार लेके जाएंगे तो 0 30 हो जाएगा, दशमलव लगेगा 0.30। 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, 3 बार जाएगा, 8 त्रिक 24, 6 शेषफल 6 बचा, फिर 0 लगाया, 7 8 56, 9 7 बार जाएगा, 56, 7 8 56, 4 शेष बचा, फिर 0 आ जाएगा तो 8 5 40, 0, यानी इसका दशमलव प्रसार कितना है 0.375। तो इसका दशमलव प्रसार के रूप में बोला था
तो इसका मान हो जाएगा 0.375 और यही हो जाता है इसका राइट आंसर। तो कुछ नहीं करना था, इसमें भाग तो ही देना था। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 8वें क्वेश्चन में क्या बोला है कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी हमको क्वेश्चन में तो बोल रखा है कि इसका दशमलव प्रसार शांत तो होगा, यानी इसकी अगर हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे वो तो 2n × 5m के रूप का ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन कितने अंकों के बाद शांत होगा ये हमको बताना है। तो ये कैसे पता चलेगा, जब तक आप भाग नहीं दोगे आपको पता नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले 6/1250 को सॉल्व करते हैं, यानी 1250 से 6 को भाग देते हैं, फिर देखते हैं दशमलव प्रसार कितना आता है। तो 6/1250 जब हम इसका रफ में भाग देते हैं 1250 भागे 6, जीरो वाले करके जाएंगे दशमलव फिर जीरो, 4 डिजिट हैं, एक बार और जीरो जाएगा तो 600 होगा, एक बार और जाएगा तब हो जाएगा 6000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट यहाँ भी, 4 डिजिट यहाँ भी होना चाहिए। अब देखिए, अब इसको हम भाग दे करके करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने भाग दे लिया है इसका शॉर्टकट में। तो 0.0 बार ले गए, फिर 4 बार लेकर गए तो 5000 आया था, घटाया तो कितना 1000 बचा, 6000 में से 5 घटा 1000 बचा। फिर जीरो हम एक्स्ट्रा लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने दशमलव लगाया। फिर 8 बार गया तो ये पूरा जो 10,000 था वो कट गया, जीरो आ गया। तो आप देखेंगे कि इसका जो भागफल आ रहा है वो आ रहा है 0.0048। अब देखिए, अब दशमलव के बाद इसके बाद तो कोई डिजिट है ही नहीं, दशमलव के पहले तो कोई है ही नहीं, दशमलव के बाद देखिए 1 2 3 4, तो 4 स्थानों तक दशमलव का प्रसार शांत होगा, 4 स्थानों के बाद शांत हो जाएगा। तो यही चीज़ तो हमको पूछा था कि पहले इसका भाग आप लोग दीजिए, उसके बाद इसका प्रसार शांत तो होगा ही होगा, लेकिन दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4। तो आप कैसे लिखेंगे, हल में लिखिएगा, हल इसका प्रसार। तो आप लोग लिखेंगे कि 6/1250 का दशमलव प्रसार दशमलव के 4 स्थानों के बाद शांत होगा। 4 स्थानों के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट के बाद, 4 अंकों के बाद या 4 स्थानों के बाद, बात एक ही है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो अब चलिए बढ़ते हैं अपना 9वां क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम इन सबको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 9वां जो क्वेश्चन है आपका बोल रहा है कि बिना भाग विधि के 15/4 + 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त करें। बिना भाग विधि के हमको इनको व्यक्त करना है। तो चलिए व्यक्त करते हैं पहले। तो बिना भाग विधि का पहले मतलब आप लोग समझिए कि जैसे अगर आप चाहें तो आप 15/4 भी कर सकते हैं। 15/4 करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 4 चौके 16, 4 3 12, फिर 3 आया दशमलव 30। तो यानी आप भाग देंगे, 15/4 करेंगे तो 3 पॉइंट कुछ आएगा। इसी प्रकार 5/40 करेंगे तो 0 पॉइंट ऐसे कुछ आएगा समथिंग। तो इसी प्रकार से बोला है कि बिना भाग दिए, यानी बिना 15/4 का मान निकाले या बिना 5/40 का मान निकाले, आप लोग इसको सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि पहले नीचे का जो हर है उसका लसा लीजिए, 4 और 40 का LCM निकालेंगे तो आपको 40 ही मिलेगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। आप निकाल करके भी देख सकते हैं 4 और 40 का LCM। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा LCM HCF क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। तो इसका जो LCM होगा वो 40 ही होगा, 4 10 में 40 और 40 1 कम 40, ठीक। तो देखिए 4 10 में 40 होता है, तो 15 10 में नीचे 10 का गुणा हो रहा है तो ऊपर भी 10 का गुणा होगा, तो 15 10 में 150, और नीचे 1 का गुणा हो रहा है तो प्लस लगाइए, तो 5 में भी 1 का गुणा होगा तो 5 ही आएगा। तो इसका मान जब आप लोग करेंगे तो आएगा 155/40। अब आप क्या करिए, अब आप भाग दे सकते हैं। वहाँ पर क्या था कि 2 अंक थे, 2 यहाँ पर भिन्न थे, तो इनका अलग अलग भाग नहीं देना था, एक आपके क्वेश्चन में बोला था। लेकिन अब यहाँ पर तो भाग ही देना पड़ेगा, बिना भाग के तो आप कर ही नहीं सकते दशमलव प्रसार। तो यहाँ पर अब भाग देना पड़ेगा, भाग आप दे करके दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक कट रहा है, पहले इसको काटिए जहाँ तक कट रहा है, 5 से कट जाएगा
तो 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 से ऊपर हम काट रहे हैं, 5 से नीचे भी कटेंगे, 5/40। अब देखिए 31/8 आ गया, अब ये नहीं कटेगा किसी से। अब हम क्या करेंगे, 31/8 कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 31/8 का मान होगा जब आप इसको 31 में 8 से भाग देंगे। अब आप बोलेंगे कि भाई अभी भाग देना नहीं था, हमको भाग देना नहीं था, क्वेश्चन में लिखा है कि बिना भाग विधि के। इसका यह मतलब है कि बिना 15/4 का मान निकाले, 15/4 बिना 4 से 15 को भाग दिया, बिना 40 से 5 को भाग दिए, आपको इसका मान ज्ञात करना था। ठीक, अब ऐसा नहीं कि अब इसको भी भाग मत दो, ऐसे ही मान ज्ञात कर दो, तो बिना भाग के तो हम मान ज्ञात ही नहीं कर सकते भैया। ये शांत होगा और इसका मान आएगा 3.875। तो यह भाग विधि के, बिना भाग विधि के, इसका मतलब यह था कि बिना इसका मान निकाले। ठीक, यहाँ पर आप भाग दे सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 3.875, इसका राइट आंसर हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम 10वें और 11वें क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और अब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।